नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रैश कोर्स क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में, ईंटें, मनके और अस्थियां। पहला पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक भिन्नता के बारे में। हड़प्पा समाज में भिन्नता की जानकारी हमें सावधान एवं विलासिता की वस्तु से मिलती है। सावधान का मतलब आप बोल सकते हो कि भाई जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनको सावधान भी बोला जाता था। यहाँ पे अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर किया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रें जो है वो सामान्य हैं। जैसे हम बात करें कि जब यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था तो ये इनका अंतिम संस्कार का नया तरीका हुआ करता था। ये अपने अंतिम संस्कार के नए तरीके से क्या करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, ये अपने आभूषण या फिर जो भी डेली यूज में चीज हुआ करती थी वो क्या करते थे, इनके साथ दफना दिया करते थे। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी दफनाए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कब्रों में से तांबे के दर्पण, मन के आभूषण आदि मिले हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं के बारे में। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका है विलासिता की वस्तुएं। मुख्य रूप से इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हम बात करेंगे रोजमर्रा और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। रोजमर्रा की वस्तुएं वो होती हैं जो साधारण आपको उपलब्ध हो जाती हैं, या फिर बोले कि आप डेली यूजेज में उनका यूज भी करते हो। रोजमर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि हो गए। इन्हें पत्थर या फिर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते थे। तो ये क्या होते हैं, हमारे रोजमर्रा की चीजें होते हैं। विलासिता की वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं। विलासिता की वस्तुएं यह वह वस्तु होती हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, अर्थात बहुत कम मात्रा में होती है। फिर आप बोल सकते हो इसको, ये जो वस्तु हुआ करती थी वो काफी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। ऐसी वस्तुएं जो महंगी या फिर दुर्लभ हो उन्हें कीमती माना जाता था, जैसे फायांस के पात्र और स्वर्णाभूषण बोल सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे जहाँ से ये चीजें उपलब्ध होती थी, जैसे हम बात करें लोथल, कालीबंगन, नागेश्वर और धोलावीरा। लोथल जो है वो गुजरात में, आज का जो गुजरात है, कालीबंगन जो है आज का राजस्थान, नागेश्वर जो है आज का गुजरात, और धोलावीरा जो है वो भी कहाँ पर है, आज के गुजरात में ही है। शिल्प कला के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शिल्प कला के अंदर आभूषण, मूर्तियां, औजार बनाना आदि को शामिल किया जाता है, जो कि हाथ से तैयार किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य भी किए जाते थे। अब शिल्प कला का मतलब आप सिंपल से ले सकते हो, जो भी वस्तुएं हाथ से बनाई जाएगी वो सारी शिल्प कला में ही आ जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र जो था वो चनहुदड़ो था। कौन सा? चनहुदड़ो, जो कि कहाँ पर है, लोथल में था। धोलावीरा से छेद करने के औजार भी मिले हैं। जैसे हम बात करें मनके जो बनाए जाते थे उसमें जो छेद किए जाते थे उसके औजार जो मिले हैं हमारे को कहाँ मिले हैं, धोलावीरा में मिले हैं। मोहर और मुद्रांकन के बारे में बात करेंगे, आपको मोहरें दिखाई दे रही होंगी, ये जो है क्या है, मोहरें हैं। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा गया तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप लगाई दी जाती थी। जैसे मान लो कि अगर आप कोई भी चीज मंगाते हो तो उसमें मोहर लगा दी जाती है या फिर स्टैंप लगा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ से आई है। अगर उस स्टैंप में या फिर बात करें उस मोहर में कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई वो जो वस्तु है किसी ने छेड़छाड़ की है उसके साथ। अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो यह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। साथ ही साथ भेजे जाने वाले की पहचान का भी पता चल जाता था। बाट के बारे में हम बात करते हैं। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे आप ये बाट देख रहे हो, ये जो बाट थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट का उपयोग तो आपको पता ही है कि बाट का उपयोग तोलने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। मनकों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मनकों का कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैस्पर, सैलकड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। तो कार्नेलियन लाल रंग का एक पत्थर हुआ करता था। मनके जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, जो हाथ से बनाए हुए, जैसे आप ये देख रहे हो ये हमारे क्या है, मनके हैं। मनकों को कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर हुआ करता था। आगे जैस्पर, सेलखड़ी, स्फटिक जैसे पत्थर भी इस्तेमाल किया करते थे। धातु सोना, तांबा, कांसा, शंख आदि पक्की मिट्टी भी हुआ करती थी। कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में साथ मिलाकर बनाया जाता था या फिर कुछ पर्टिकुलर उन्हीं वस्तुओं के साथ बनाया जाता था। मनकों का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित आदि हुआ करता था। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी आपको मनके दिख रहे होंगे कोई भी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं दिख रहा होगा, सारे के सारे जो शेप हैं वो अलग अलग हैं। ऊपर से चित्रकारी द्वारा इसको सजा दिया जाता था। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर
भी मनके बनाए जाते थे। आपको याद रखना है कि भाई सेलकड़ी जो पत्थर थे उससे मोहरे भी बनाई जाती थी। मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया होती थी, ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे हम बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी। बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तुएं, कूड़ा करकट आदि से उत्पादन केंद्रों की पहचान होती थी। जैसे मान लो कि जैसे मनके जो बनाए जाते थे उसमें जो बचा हुआ माल हुआ करता था वो लोग वहीं पे छोड़ देते थे, या फिर बात करें कि जो मनके की घिसाई हुआ करती थी तो घिसे हुए पदार्थ थे वो भी वहीं छोड़ जाते थे। जो कूड़ा करकट था वो पुरातात्विकों के लिए एक पहचान बन गई, जिसे क्या करते थे पुरातात्विक उन सारी चीजों की पहचान किया करते थे। जिस जगह पर औजार ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे उन्हीं उत्पादन केंद्र माना जाता था। जैसे मान लो कि कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है तो उत्पादन का केंद्र भी वही जगह कहलाई जाएगी। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था, या फिर उत्पादन करके बाद में बचे हुए अवशेषों से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होता था। कच्चे माल की प्राप्ति के बारे में हम बात करते हैं। स्थानीय कच्चा माल जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सारा क्या था, स्थानीय कच्चा माल था जो कि स्थान पर ही उपलब्ध हो जाता था। अन्य क्षेत्रों से मंगाया जाने वाला कच्चा माल नागेश्वर, बालाकोट से शंख, लोथल से कार्नेलियन जो कि सुंदर लाल रंग का पत्थर हुआ करता था, राजस्थान और गुजरात से सेलखड़ी, राजस्थान की खेतड़ी से क्या मंगाया जाता था, तांबा मंगाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हड़प्पा लिपि के बारे में हम बात कर लेते हैं। हड़प्पा लिपि जो है, जो आप लिपि देख रहे हो, ये लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, जिसकी संख्या 375 से लेकर 400 के बीच में हुआ करती थी। अब ये जो लिपि थी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसकी वजह से इसको चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसकी जो संख्या कितनी थी, 375 से लेकर 400 के बीच में थी। ये जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। इसी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से ये जो लिपि है वो कैसी है, रहस्यमयी लिपि है, जिसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। हड़प्पा संस्कृति में शासन के बारे में हम बात करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता में शासन था या नहीं था, तो यहाँ पे हम 3 मतों के बारे में बात करेंगे। पहला मत हम देख लेते हैं। कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। दूसरा मत, हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक हुआ करते थे, क्योंकि जैसे हमने बात की बहुत दूर दूर क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तीसरा मत, हड़प्पा एक राज्य था क्योंकि इनके बड़े आकार में फैले होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी, जैसे कि वस्तुएं, नियोजित बस्ती, ईंटों का आकार, समाज की संरचना, जीवन निर्वाह के तरीके, जो कि बिल्कुल समान थे हर जगह। हड़प्पा संस्कृति में शासन के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। धार्मिक मान्यता, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। मोहरों पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता है। यहाँ पे शिव भी मिले हैं। जैसे हम बात करें कि भाई जो शिवलिंग होते हैं, यहाँ पे जो पट्टे मिले हैं, जिसको ये अनुमान लगाया गया कि ये खेलने वाले पट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन वो शिवलिंग का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें कि जो पट्टे मिले हैं उसको शिवलिंग का नाम दिया गया है, जो किसकी मान्यता रखती है, शिव के। कालीबंगा और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग में किए जाते थे। कुछ मोहरों में से व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। पत्थर को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऐसा माना गया है कि यह हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे। आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि वहां पर बाढ़ दिखाई जाती है और उसका पतन भी वही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जो पतन है किस प्रकार माना जाता है, माना जाता है कि भूकंप आने के कारण उसका पतन हुआ होगा, या फिर सिंधु घाटी या फिर सिंधु नदी का रास्ता बदलने से, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और आर्यों के आक्रमण से हुआ होगा। तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कनिंघम का भ्रम हम जान लेते हैं। ये कौन थे, हमारे पहले डायरेक्टर थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जो था वो कौन था, कनिंघम था। कनिंघम की भूल क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने लगा कि हड़प्पा जो है वो एक बड़ी बस्ती नहीं है, बहुत ही छोटी सभ्यता है या फिर छोटी बस्ती है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। हड़प्पा का काल निर्धारण करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि वह उससे भी पुराने थे। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर ही विश्वास किया, जिस वजह से वह गलती कर बैठे। तो ये हमारा क्या था, कनिंघम का भ्रम था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो होप के यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो भाई अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको क्विजेस चाहिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं crisscrossclasses.com पर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।